गुड इवनिंग एवरीवन। होमवर्क चेक करवाएं। हम आंसर मैच कराते हैं, हम लिखते हैं, आप लोग आंसर मैच करवाइएगा। बस हमें क्वेश्चन में बोल दो, हमने पहले क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें दी थी, हमें पता है ना। हमने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखने को आपको बोला था। उस बॉइलिंग पॉइंट में हमने आपको 3 बातें बताई थी। एक बार रिवाइज करवाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व बड़ी आसानी से कर पाएंगे। हमने बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो सबसे पहली बात बताई थी, बोला था कि एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और किन से ज़्यादा होता है बताया था ना। पहले तो हमने बोला हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा है, दूसरा एल्किल हैलाइड से ज़्यादा है, तीसरा ईथर से ज़्यादा है, और चौथा क्या बोला था हमने, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन से ज़्यादा होता है। दूसरी बात, अगर हमारे ऑप्शन में हमने बोला सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल ही एल्कोहल दिया होगा, तब तो ये वाला नियम फेल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, उसके लिए हमने बोला था कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाएगा, मतलब कि कार्बन्स के नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। एनसीईआरटी ने मोलर मास के बजाय कार्बन के नंबर्स की बात करी है। उसने बोला कि जैसे जैसे कार्बन्स के नंबर बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। मोलर मास बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मोलर मास के बाद हमने सरफेस एरिया वंडर वाल फोर्स भी बताया था, जिसको याद ना भी रखो चलेगा, लेकिन मोलर मास तो हमें पता होना चाहिए। और तीसरी बात हमने बताई थी, अगर मोलर मास सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम मोलर मास हो जाए, तो उसके लिए हमने बोला था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। एग्जाम्पल अब बताओ, क्या क्या एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, एक एक करके बोलेंगे। पहले क्वेश्चन का पहला बोलो, क्या था, पेंटेन 1 ऑल था। पेंटेन ऑल था क्या केवल, फिर क्या था, 1 ऑल था, वही बात होती है, पेंटेन 1 ऑल। दूसरा ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इथेन ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। ये पहला सवाल था ना, हमें पता होना चाहिए पहले इसमें ना, इनका मोलर मास पता कर लो, क्योंकि सबके सब एल्कोहल हैं, मतलब पहला नियम नहीं लगेगा, दूसरा वाला लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास से यहाँ पर डिसाइड करेंगे। देखो कार्बन पता करो, मेथेनॉल में कितना कार्बन, 1, प्रोपेनॉल में 3, इथेनॉल में, ब्यूटेनॉल में, इन दोनों में 4 4 और पेंटेनॉल में 5। हम अगर नाम दे दें, इसका नाम A B C D E और F, इससे हमें ऑप्शन बनाने में आसानी हो जाएगी। बताओ सबसे ज्यादा मोलर मास किसका होगा, A का। और अगर A का मोलर मास ज्यादा है तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो मतलब कि सबसे आगे क्या आने वाला है, A। उसके बाद हमने देखा कि ब्यूटेनॉल का मोलर मास सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसमें 4 कार्बन है, और अगर 4 कार्बन वाला है तो मतलब B आएगा और C आएगा, इन दोनों का नंबर आएगा। फिर बताओ इन दोनों के बाद किसका नंबर आएगा, प्रोपेन 1 ऑल का आएगा। उसके बाद इसका मोलर मास आता है ना, क्योंकि 3 कार्बन है, 4 के बाद 3, फिर हम ऑप्शन में क्या लिखें, E। और E से कम किसका है, D का, इथेनॉल का। ये बात समझ में आ रही ना, हम ये कैसे लिख रहे हैं, मोलर मास से डिसाइड कर रहे हैं। मोलर मास मतलब कार्बन के नंबर से भी पता कर सकते हैं। और D के बाद क्या आएगा, F आएगा ना, क्योंकि इसमें 1 कार्बन है, सबसे कम मोलर मास है। और उसके बाद ये आंसर तो बन गया, लेकिन B और C में सबसे ज़्यादा किसका है, अब ये चेक करना पड़ेगा ना। ये तो उसका नॉर्मल सा आंसर है, एग्जैक्ट आंसर तो अब आने वाला है। B और C का मोलर मास सेम हो गया, और जब मोलर मास सेम हो जाता है तो हम कौन सा तरीका लगाते हैं, ब्रांचिंग का। ये है ब्यूटेन 1 ऑल, CH3 CH2 CH2 CH2, और ये है ब्यूटेन 1 ऑल ना। और बोला कि ब्यूटेन 2 ऑल, CH3 CH2 CH3 और OH। देखो यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, और क्या यहाँ पर हमें ब्रांचिंग देखने को नजर आ रही क्या, और अगर ब्रांचिंग है तो क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि ज़्यादा, कम होगा ना। तो सबसे ज़्यादा A का था, फिर A के बाद बताओ ये आएगा कि ये आएगा,
क्योंकि हम घटते क्रम में लिख रहे हैं ना। तो ए से कम किसका है? बी का, और फिर इससे कम सी का। तो ए का सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर सी का, फिर ई का, फिर डी का, और फिर मैच कराओ कितने लोगों का सही आया ये आंसर। बढ़ते क्रम का मतलब आपने ऐसे लिख दिया, ABCD सही है। ये है, हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर बना दिया, तो सबसे ज्यादा ए का है। अगर इंक्रीजिंग बनाओगे तो एफ, फिर डी, उससे ज्यादा ई, उससे ज्यादा सी, उससे ज्यादा बी, और सबसे ज्यादा ए होगा। बात समझ में आ गई क्या? सही हुआ ये क्वेश्चन आप लोगों का? सही हुआ? नहीं सही हुआ? कल नहीं आए थे क्या? अच्छा कल नहीं आए थे, कोई बात नहीं। अच्छा कल तुम्हारी जगह अभिषेक क्लास लेने आया था। हाँ तभी तो, अब आज वो नहीं आया तो आज तुम आए हो, इसका मतलब क्या है? तो ये पहला सवाल हमारा हो गया। और दूसरे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शंस बोलो हमें। पेंटेन वन ऑल, एन एथॉक्सी इथेन। हम अगर स्ट्रक्चर जान जाएंगे तो हमें ऑप्शन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बताओ ये क्या अल्कोहल है? ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और ये क्या है? ईथर है ना। और हमें पता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा ना। कली तो हमने पढ़ा था, पहला मेथड तो यही था। तो मतलब अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बोलो सबसे ज़्यादा किसका? ए का। और ए से कम किसका होगा? सी का, फिर सी, और फिर बी होगा। कितने लोगों का ये करेक्ट हुआ? सही हुआ? तुम्हारा सही हुआ? नहीं सही हुआ? क्या गलत किया था? एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कैसे हो सकता है? सबसे ज़्यादा तो अल्कोहल का होना चाहिए ना। सबसे ज़्यादा किसका है? ए का। और सबसे कम हाइड्रोकार्बन का था ना, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। और अध्रुवीय हैं मतलब वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं है। जब वहाँ पर कोई आकर्षण ही नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे ज़्यादा होगा? बोलो ना। मॉलिक्यूल्स ऐसे आपस में कहीं जुड़े हैं नहीं ही नहीं है, हमेशा इधर उधर टहल रहे हैं, उनको तो आसानी से अलग किया जा सकता है ना। हम देखेंगे सभी का। पेंटेन वन ऑल, एन ब्यूटेन, इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेनॉल नहीं, इथॉक्सी इथेन बोला था नालायक। तो सबसे ज़्यादा पेंटेन वन ऑल का, वेरी गुड। इथॉक्सी इथेनॉल का, एन ब्यूटेन का सबसे कम। तुमने ये आंसर छापा कहाँ से? पहले तो ये बताओ हमें। ये टेम्परेचर कहाँ से पा गए ये बता दो हमें। भाई से टेम्परेचर पूछ के लाए हो? और इसे अपने से किया है सर। अपने से किया? सच में? सबसे ज़्यादा मीथेनॉल लिखो ना, मीथेन क्यों लिखे हो? ऑप्शन में तो मीथेनॉल है। फिर उसके बाद इथेनॉल। डिक्रीजिंग ऑर्डर, कम से कम चिड़िया का मुंह तो अलग से बनाया करो। मोलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसको बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ना। तुमने ऑप्शन में सबसे पहले मीथेनॉल तो लिखा, लेकिन फिर चिड़िया का मुंह आपको ऐसा बनाना चाहिए था और आपने ऐसा बना दिया है। कहाँ लिखा है? अच्छा, ये घुलनशीलता क्रम है। और घुलनशीलता क्रम के बारे में हमने क्या बताया था? जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा घुलनशीलता घटती जाएगी। मोलर मास कम होना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पर हिंड्रेंस आ जाता है, मतलब धक्का मुक्की आ जाती है। धक्का मुक्की से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर होती है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मीथेनॉल का लिखेंगे, फिर इथेनॉल का, प्रोपेन वन ऑल। वेरी गुड, मेरा सही है। ये किसका आंसर है? अभी अभी ये जो लिखा है मैच करवाया। ए में क्या लिखा आपने? पेंटेनॉल। पेंटेनॉल का सबसे ज़्यादा होगा, वेरी गुड। फिर उसके बाद ईथर मतलब सी का होगा, फिर एनब्यूटेन बी का। सही है। पहला वाला है पेंटेन वन ऑल, मतलब ए का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उल्टा क्यों लिख दिया? तुम लोग तो चिड़िया का मुँह बोला था 1 से 100 तक उल्टा सीधा गिनती लिखो और उसमें चिड़िया का मुँह लगाना सीखो। कौन सा अंक ज़्यादा है, आता है कि नहीं, करके सीखेंगे आज, ठीक है ना। ये चिड़िया का मुँह उल्टा बना दोगे गड़बड़ा जाएगा। सबसे ज़्यादा हमने किसका बताया? तो आपने सबसे ज़्यादा किसका बताया? एफ का। गड़बड़ हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। कुछ गलत नहीं है, आपने चिड़िया का मुँह इधर घुमा दिया, इधर घुमा देंगे सही हो जाएगा।
लेकिन ये गलत हो जाएगा, एग्जाम में छाप के आ जाओगे तो। ऐसे आज घर पे जाना ना, रैंडम लिखना, ऐसे लिखना 55, फिर लिखना 65। अब इसमें चिड़िया का मुंह लगाना, बताओ कौन बड़ा है, किधर मुंह खोलेंगे, ऐसे ना, ऐसे ना, ऐसे घर जाके 1 से 100 तक गिनती लिखना और ये सीखना। हंसने वाली बात नहीं है, बहुत लोगों को ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पता है, खासकर बायोलॉजी वालों को और नहीं पता रहता, गणित वाले तो कम से कम पढ़ लेते हैं, पता है, फिर भी गलत हो जाते हैं। जिनके गलत होते वो ट्राई ज़रूर करेंगे, ठीक है। घर जाके एक बार ये गिनती लिखना, ठीक है ना। तुम्हारा सही हुआ, नहीं सही हुआ, सच में ये काट वाट के आई हो, पहले गलत लिखा था क्या, ठीक है, सही करेंगे, ठीक है। और ये तो एग्जाम्पल की बात हो गई जो हमने होमवर्क दिया था। आओ अब हम कुछ आगे भी तो पढ़ें। आओ अब हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल का स्ट्रक्चर। आ जाओ, हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, मतलब कैसा इसका संरचना होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, आओ देखते हैं कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसी के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, हमें पता है ना कि एल्कोहल का मतलब ROH होता है क्या। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बना के देखेंगे। ऐसे तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कितनी डिग्री का एंगल बनेगा और कैसा उसकी संरचना होगी, उसकी बात करेंगे। देखो, हमें पता है एल्कोहल का मतलब होता है ऐसे ऑक्सीजन हो, इससे जुड़ा हो R और इससे जुड़ा हो H, ROH क्या हमारा एल्कोहल है। ऐसा ही पानी का भी तो होता है, O और इधर होता है H और इधर होता है H। सीधा सीधा नहीं बनाएंगे क्योंकि इनकी संरचना ऐसे झुकावदार ही होती है, और झुकावदार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेंट शेप। क्या बोलते हैं, बेंट शेप बोलते हैं। तो ये भी बेंट शेप का होता है, ये भी बेंट शेप का होता है, मतलब ऐसे झुकावदार ही होता है, बस थोड़ी सी संरचना में डिफरेंस आने वाला। अगर मान लो हमने एक हाइड्रोजन हटा करके R लगा दिया तो ये जल था, क्या था, वाटर था, और ये बन गया एल्कोहल। क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, R लगाया। ऐसा काम करते हैं, दूसरे वाले हाइड्रोजन को भी हटा के R लगाते हैं। देखो क्या होने वाला होगा। हमने यहाँ पर R लिखा और O लिखा और क्या लिख दिया, R। और बोलो ये क्या बन गया, ईथर बन गया क्या। और इन तीनों का हम कंपैरिजन करते हैं, आखिर हाइड्रोजन को हटा के जब स्ट्रक्चर बनाया तो क्या डिफरेंस आने वाला है। हमें पता है ये वाटर है। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ हमें स्ट्रक्चर्स के ना एंगल वगैरह सिखाए जाते हैं, उनकी संरचना भी सिखाई जाती है। ये भी बेंट है, ये भी बेंट है और ये भी बेंट है, मतलब ये क्या है, इन सब की संरचना एक समान है। क्या, जिनकी संरचना एक जैसी होती है उसे अंग्रेजी में आइसो स्ट्रक्चरल बोलते हैं, समसंरचनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समसंरचनात्मक। ये भी बेंट है, ये भी बेंट है, ये भी बेंट है। और इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें ऑक्सीजन एटम का, देखो कितना होगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और सिग्मा और लोन पेयर से ही तो निकालते हैं। 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा हो गए और 2 लोन पेयर है, क्या टोटल 4 है क्या। और 4 का मतलब होता है sp3 और sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल शेप। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। नहीं जानना क्या होता है अगर बचपन में नहीं पढ़ा तो। ये टेट्राहेड्रल होता है, जब चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड हो और sp3 संकरण आता है तो टेट्राहेड्रल बोलते हैं। लेकिन जब चारों सिग्मा ना हो, उसमें लोन पेयर आने लगता है तो स्ट्रक्चर बदलने लगता है। टेट्राहेड्रल पिरामिडल में बदलता है और पिरामिडल बदल जाता है बेंट में। नहीं जानना, जो बताने जा रहे हैं वो जानो। तो sp3 होने पर टेट्राहेड्रल होता है और इसका एंगल कुछ आता है 109 मिनट, मतलब 2 लाइनों के बीच का एंगल 109 मिनट आना चाहिए। लेकिन यहाँ लोन पेयर होने की वजह से हमने भले यहाँ बनाया है, लेकिन इसे हमें बनाना यहाँ चाहिए था। मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में रहेंगे तो क्या रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन करने से क्या होता है, ये इतना जोर से धक्का मारते हैं, ये दोनों आपस में दबने लग जाते हैं। और ये आपस में धक्का मारते हैं, बहुत कम धक्का मार पाते हैं क्योंकि दोनों छोटे छोटे हैं। बोलो,
तो 109 से ना एंगल कम हो जाता है और लगभग ये रिपल्सन के लिए हम दिखा रहे हैं, मतलब प्रतिकर्षण, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को धक्का मारेगा लेकिन बहुत कम मारेगा, तो इसका एंगल होता है 104.5 डिग्री। याद नहीं करना है, हम कंपेयर करके दिखाना चाहते हैं डिफरेंस क्या है। तो H2O मतलब जल वाटर का जो फॉर्मूला है उसकी संरचना में एंगल जो आता है 104.5 डिग्री का आता है, लेकिन एल्कोहल में R ग्रुप आ जाता है। R ग्रुप H से बड़ा होता है ना, कोई CH3 C2H5 जैसा कुछ होगा, वो हाइड्रोजन को ज्यादा धक्का मारेगा ना, मतलब रिपल्सन प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। और हम इसे 2 तीर से दिखाते हैं कि मतलब ज्यादा प्रतिकर्षण लग रहा, तो ये एंगल ना थोड़ा सा बढ़ जाता है और ये बढ़ के ना लगभग 108.9 डिग्री पहुंच जाता है। और ये सबका नहीं होता, हम एग्जाम्पल लिखेंगे ये किसका एंगल लिख रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इसका हो जाता है और इससे ज़्यादा यहाँ, तो दोनों ही बड़े बड़े ग्रुप आ गए, यहाँ प्रतिकर्षण और ज़्यादा होने वाला है और ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो क्या ये ज़्यादा दूर चले जाएंगे, ज़्यादा दूर चले जाते हैं, इनका लगभग एंगल 111.7 डिग्री का हो जाता है। बात समझ में आई। एल्कोहल का जो एंगल है पानी से ज़्यादा होता है और ईथर से कम होता है। एल्कोहल हो चाहे वाटर हो चाहे ईथर हो, सबका संरचना सेम होती। सब कैसे होते हैं, बेंट शेप के होते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, ये जो एंगल लिखा है ना ये इसी का एग्जाम्पल है। पहले हमने लिखा HOH लिखा, मतलब वाटर लिखा, क्या लिखा, H2O। इसके बाद हम लिख रहे हैं CH3OH, फिर लिखेंगे CH3 तो सबसे ज़्यादा एंगल इसका है ना, फिर इसका है ना, फिर इसका है ना, बोलो क्या यही इसका ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं 104.5 डिग्री, 108.9 डिग्री, 111.7 डिग्री, लेकिन इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। तो देखो ना एंगल का ये कुछ ऑर्डर आ गया है, हमें केवल ये देखना था कि इसकी संरचना होती कैसी है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ने की वजह से प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, जिससे इसका एंगल भी बढ़ जाता है और H2O का कम हो जाता है। लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं एल्कोहल। कंपेयर इसलिए क्या, क्योंकि संरचनाएं सबकी एक जैसी ही होती। समझ में आई क्या ये बात? इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला था नहीं जो इतनी देर तक हम बताएं, केवल ये बताना था यहाँ धक्का ज़्यादा लगेगा, एंगल बढ़ जाएगा, बात ख़त्म। ठीक है ना? छाप डालो जल्दी से, जितना स्पीड से छाप सकते हो। जल्दी छापेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ऐसा सुना है, दुर्घटना से देर भली बोलते हैं ना, तो देर भी नहीं करना है, जल्दी छापना है। अंग्रेजी वालों समस्या हो तो वाटर लिख लेना यहाँ पर। और sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, तो हमने अलग कंडीशन बताई जब चारों सिग्मा थे। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब समझ आया था, बोलो बोलो, समझ आता है ना? हाँ तो तुम लोग बोला करो, जोर से बोलते नहीं हो। इसे बोल देते हैं, ये तीनों ही क्या हैं, आइसोस्ट्रक्चरल हैं, समसंरचनात्मक हैं। मतलब इनकी संरचना एक जैसी। आइसो का मतलब सम होता है, सिमिलर होता है, एक समान होता है।